चाचा 40 साल का हो चुका था, मगर कोई चाचा को लड़की ना देता। औरतों से वजह पूछती तो चाचा को उदास भेड़िया कहती। मुझको भी बड़ा ही ताज्जुब होता। एक रोज मैंने अपनी सहेली को अपने कपड़े और चाचा के पास जमीन पर भेज दिया और खुद फसलों में चुप कर बैठ गई। मेरे होश उड़ गए कि चाचा। मेरी अम्मा आज भी मेरे अब्बा से लड़ रही थी और कह रही थी कि अपने भाई का कुछ इंतजाम करो, 40 साल का हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं करते। मैं अब सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब मैं उनको देखूं या तुम्हारे भाई को संभालूं। मेरे वालिद खामोशी से मेरी वालदा की बात सुन रहे थे, साथ साथ खाना खा रहे थे। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि चाचा की उम्र 40 साल हो चुकी है और उनका घर भी बसना चाहिए। वो कहने लगे, मैं तो कोशिश करके थक चुका हूँ, सुदास भेड़िए को कोई अपनी लड़की देना ही नहीं चाहता। तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है तो बेशक कर दो, लेकिन मेरा दिमाग रोज मत चाटा करो। एक तो मैं काम करके थका मांदा आता हूँ और ऊपर से तुम्हारी बहस शुरू हो जाती है। अब्बा ने कोफ्त ज़दा लहजे से कहा और फिर खाने में मशगूल हो गए। मेरी माँ ने बड़ी तीखी सी नजर मेरे बाप पर डाली थी और मुंह में बड़बड़ाने लगी। खाना खाए बिना ही उठकर चली गई, लेकिन अब्बा को इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी कि अम्मा ने खाना खाया है या नहीं। मुझसे कहने लगे कि खाना खाने के बाद अपने चचा को दूध पत्ती की चाय जरूर दे देना। तुम्हें पता है कि आज वो बहुत उदास है और जब ज्यादा उदास होता है तो खाना नहीं खाता, बस चाय ही पीता है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरी उम्र 16 साल थी। मैंने पहले दस्तरखान उठाया, सारे बर्तन मांज कर धोए और इसके बाद चचा के लिए दूध पत्ती की चाय बनाकर उनके कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, चचा के रोने की आवाज और सिसकियों ने मेरे कदमों को वहीं रोक दिया था। जाने क्यों मेरा चचा हर साल नवंबर की 10 तारीख को यूं ही रोता था। पूरा दिन कुछ नहीं खाता था, हर वक्त उदास भेड़िया बना रहता था। मुझे अपने चचा से बड़ी उनसियत थी और मोहब्बत थी। वो हम सब बहन भाइयों से प्यार भी बहुत करता था। मेरी अम्मा शुरू ही से गुस्से की तेज थी। हमने जब से होश संभाला था, अम्मा न जाने क्यों जैसे ही चचा की शक्ल देखती थी उनके माथे पर तीवरी चढ़ जाती थी। मैं नहीं जानती थी कि अम्मा को चचा के साथ क्या खाट थी, लेकिन जब तक चचा घर के सहन में बैठे रहते, अम्मा के माथे के बल कभी भी ठीक नहीं होते थे। वो चचा को खाना देते हुए भी मुसलसल मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी। वो बेचारे नजरें झुकाए अपना खाना खाते रहते और अब ये भी नहीं था कि वो अम्मा का बिगड़ा हुआ रवैया समझते नहीं थे। उन्हें सब कुछ नजर आता था, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। ना ही वो नकम्मे थे कि घर पर बैठे रहे और अब्बा और अम्मा के सर पर बोझ हो। वो अपने खेतों में काम करते थे, महीने का जो भी कमाते अम्मा के हाथ पर रख देते थे। फिर भी मेरी माँ को उनसे न जाने कौन कौन सी शिकायतें रहती थी। बार बार यही कहती थी कि तुम क्या छड़े छांट फिरते रहते हो, अपना घर क्यों नहीं बसाते। मेरी माँ अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह के मौजू पर मेरा चचा खाना पीना छोड़कर फौरन घर से बाहर निकल जाता है, मगर इसके बावजूद भी हर तीसरे दिन यही बहस लेकर बैठ जाती। ऐन उसी वक्त जब चचा खाना खाने बैठते। पूरे दिन का वो भूखा प्यासा होता था, रात को खाना खाने बैठता तो मेरी माँ यही बहस लेकर बैठ जाती। वो वहीं खाना छोड़ता और घर से बाहर चला जाता। 2-3 घंटे बाद जब घर वापस लौटता तो उसकी आंखें मतरूम सी होती थी। मैं वजह तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे अपनी माँ की ये आदत बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी। एक बार मैंने अम्मा से पूछ ही लिया कि आखिर वो चचा से इतना चिढ़ती क्यों है, तो कहने लगी, शुक्र कर कि तुझे सच का पता नहीं। अगर तुझे सच का पता चल जाए तो तुझे अपने चचा से सख्त नफरत हो जाए। तो नहीं जानते सुदास जी के पीछे पूरे का पूरा भेड़िया है, भेड़िया जिसके शिकंजे में आ जाए उसे जान से मार डालता है। दूर रहा कर इससे, मेरा बस चले तो मैं इसे घर से निकाल दूं। बस मैं तो तेरे बाप के सामने चुप रहती हूँ, उसे अपने भाई से बड़ी मोहब्बत और लगावट है। मुझे अम्मा की ऐसी बातें समझ में नहीं आती थी। मेरा चचा हम पर जान छिड़कता था। जब भी किसी ईद या खुशी का मौका होता तो हमें नए जोड़े लाकर देता। मुझसे छोटे 2 भाई थे, लेकिन चचा की मोहब्बत मुझसे बहुत ज्यादा थी। बार बार मेरे सर पर हाथ रखते, मेरे माथे का बोसा लेते, मुझे बहुत खूबसूरत कपड़े लाकर देते। कुछ मैं थी भी बहुत खूबसूरत, अपने चचा का ख्याल भी बहुत रखती थी। जब मैंने 14 साल की उम्र टापी, अम्मा ने मुझे घर के कामों में लगा दिया था। इसके बाद तो जैसे चचा के लिए सब कुछ बनाना मेरी ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि अम्मा को तो मुंह ही बन जाता था। इसीलिए चचा को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मैं ही देती थी। इसके अलावा उनके छोटे मोटे बहुत से काम कर दिया करती थी। मेरे चचा किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, इसीलिए जब घर लौटते तो पसीने से शराबूर हो रहे होते। कपड़े भी उनके सारे मिट्टी से भरे हुए होते। वो नहाकर कपड़े बदलते तो अम्मा कहती कि इतने गंदे कपड़े मुझसे नहीं धुलते, अपने कपड़े खुद धोया करो। अम्मा की बात सुनकर वो खामोशी से नजरें झुकाए अपना जोड़ा धोने लग जाते। मैं चचा के कांधे पर थपकी लगाकर कहती, चलो चचा जाके आराम कर लो, कपड़े मैं धो देती हूँ।
मेरी इतनी सी बात पर चचा मुझ पर निहाल होने लगते, कहते कि तू मेरी गुड़िया है, मेरी प्यारी सी शहजादी, अल्लाह तुझे बहुत खुशियां देगा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। मैं ये सुनकर भी खुश हो जाती थी। आज तक चचा ने कभी हमें ऊंची आवाज से डांटा तक नहीं था, लेकिन अम्मा की नफरत मुझे समझ में नहीं आती थी। एक बार अम्मा ने मायके में से उनकी कुछ कज़नें उनसे मिलने के लिए आई। वो सहन में बैठी बातें कर रही थी। अम्मा ने मुझे चाय बनाने के लिए कह दिया। मैंने लकड़ियों को आग लगाई और ऊपर चाय चढ़ा दी। हम गांव में रहते थे, इसलिए खाना पीना लकड़ियों पर ही पकता था। चाय बनाकर मैंने प्यालियों में डाली और इन खवातीन के आगे कर दी। ऐन उसी वक्त चचा भी खेतों से वापस आ गए। चचा को देखकर अम्मी के साथ साथ उनकी सारी कजन्स के माथे पर भी तीवरियां चढ़ गईं। एक राजदारी से अम्मा के थोड़े करीब होकर कहने लगी कि ये उदास भेड़िया अभी तक तेरे साथ ही रहता है, तूने क्यों इसे पाल रखा है? क्या भूल गई है कि क्या क्या किया है इसने माजी में? अरे हमारे गांव में तो अब तक इसको बड़े नफरत और हकारत से पुकारा जाता है। तौबा तौबा, ये कहकर उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा भी क्या किया है चचा ने जिसे नफरत और हकारत से पुकारा जाता है या याद रखा जाता है। अम्मा की नफरत की मैं आज तक यही समझती आई थी कि देवर भाभी के आपस में बनती नहीं है, इसीलिए अम्मा को चचा से कोई खार थी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि जैसे मामला कुछ और ही है। चचा ने माजी में शायद कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से अम्मा उनसे नफरत करती है। लेकिन ऐसा भी क्या गलत काम कर दिया कि अम्मा की नफरत खत्म ही नहीं होती? इतने साल बीत गए, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। जब से मैंने होश संभाला है मैंने तो चचा को अच्छा ही देखा है। खामोश, अपने काम से काम रखने वाला, किसी के मामलात में नहीं बोलता था। एक बार मेरी अम्मा से पूछा कि आपकी कजन चचा के बारे में क्या क्या बोल रही थी, और ऐसा चचा ने क्या किया जो सब उससे नफरत करती हैं। वो कहने लगी कि मुझसे कुछ ना पूछो, मेरी जबान तो तेरे बाप ने कसम देकर बंद करवाई है कि मैं किसी से कुछ न कहूँ, वरना तो मैं इसे छोड़ती नहीं, बदनाम करके रख देती। इसने काम ही ऐसा किया था। मेरी माँ ने तो मुझे बेढंगा सा जवाब दे दिया। अगर मैं उनसे पूछती भी तो मुझे कभी भी सच ना बताती, क्योंकि अब्बा ने उन्हें कसम देकर रोक दिया था। इसीलिए सोचती थी क्यों ना मैं चचा से खुद ही पूछ लूं कि आखिर उसकी वजह क्या है। लेकिन मेरे चचा कहाँ कुछ बताते थे। कहते थे गुड़िया तुम बहुत छोटी हो, अभी समझ नहीं सकती। अब मैंने क्या बताने कि उनकी गुड़िया तो अब 17 साल की हो गई है, इतनी भी बच्ची नहीं रही कि बात को समझ न सके। और फिर क्यों लोग मेरे चचा से ही नफरत करते हैं? मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी थी तो चचा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। जो भी मुझे चचा के साथ देखता नापसंदीदगी से देखकर मुंह फेर लेता। मेरी हमजमात मेरी दोस्त कहती कि तुम इस शख्स के साथ मत आया करो। मैंने कहा क्यों ना आऊं, मेरे चचा है, इन्हें मेरी बहुत फिक्र है, इसीलिए मुझे छोड़ने के लिए आते हैं। वो कहती हैं कि हमारी अम्मी कहती हैं कि आयशा का चचा अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बुरा शख्स है। जब मैं ये सुनती तो अपनी सहेलियों से लड़ने लगती, कहती खबरदार जो तुमने मेरे चचा को कुछ भी कहा था। एक बार छुट्टी के वक्त इसी बात पर मेरी एक लड़की से बहस हो गई। वो बार बार मेरे चचा को बुरा भला कह रही थी। मैंने उसे 2-3 बार टोक दिया कि अब तुमने कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन वो कहने लगी बुरा को बुरा न कहूँ तो और क्या कहूँ, तुम्हारा चचा अच्छा इंसान नहीं है। मेरी अम्मा तो यही कहती है और मेरी अम्मा झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा मेरा भी चचा बुरा इंसान नहीं है और ये मैं कहती हूँ और मैं भी झूठ नहीं बोलती। लेकिन हमारी बहस बढ़ गई। मैंने उस लड़की के बाल पकड़कर खींच दिए, मुंह पर 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। उसी वक्त मेरे चचा भी मुझे स्कूल लेने आए थे। उन्होंने जब मुझे इस लड़की के साथ लड़ते झगड़ते देखा तो मुझे बाजू से पकड़कर पीछे हटाने लगे। मैंने कहा चचा मुझे छोड़ें, मैं आज इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये होती कौन है आपको बुरा भला कहने वाली? वो लड़की चचा के सामने भी खामोश नहीं हुई, यही कहती रही कि तुम्हारा चचा बुरा इंसान है। मेरी अम्मा क्या सारे गांव वाले यही कहते हैं? क्या तुम सब गांव वालों से लड़ोगी? मैंने कहा हाँ, मैं सबसे लड़ूंगी, जो भी मेरे चचा को बुरा कहेगा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर चचा ने मुझे गोद में उठा लिया। मैं उस वक्त 5वीं 6ठी जमात में पढ़ती थी। वो मुझे घर लेकर आया। मैं अभी भी गुस्से में थी। बाल तो मेरे भी बिखर चुके थे क्योंकि उस लड़की ने मेरे भी बाल खींचे थे। अम्मा ने जब मेरा ये बिगड़ा हुलिया देखा तो फौरन से चचा की गोद से मुझे लिया। कहने लगी तुम्हें क्या हुआ है? फिर मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो अम्मा ने खींच के थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगी तुम स्कूल में पढ़ने जाती हो या लड़ने जाती हो? अगर उसने कहा है तो झूठ थोड़ी कहा है। अम्मा के मुंह से ये सुनकर मैं खामोश हो गई और नासमझी में ये सोचती रही कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरे चचा की आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने अपनी आंखें रगड़कर साफ की और फौरन से घर से बाहर निकल गए। उनको यूं रोता देखकर मेरा दिल दुखी हुआ था। मुझे अपने चचा से बेतहाशा मोहब्बत थी। रात तक मेरी आंखों के सामने चचा का वही रोता हुआ चेहरा ही नजर आया था। रात को जब चचा घर आए तो ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। मैंने भी खाना बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा चचा अगर आप नहीं खाएंगे
तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे घूरने लगी, लेकिन चचा ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया। कहने लगे कि बस इतना प्यार मत किया कर पगली, मुझे प्यार रास नहीं है। लेकिन रिश्तों का ताल्लुक ही ऐसा होता है कि दिल में मोहब्बत हो ही जाती है। और फिर चचा भी तो मुझ पर जान निछावर करते थे। अगर अम्मा मुझे डांट देती तो मैं चचा के पीछे जाकर छुप जाती, तो वो कहते भाभी इसे कुछ मत कहा करो, बेटियां तो पराया धन होती हैं। हमें ये बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे चचा से कहा, तुम्हें अब एहसास हो रहा है इस बात का, उस वक्त नहीं हुआ जब तुमने किसी की बेटी को। ये बात सुनकर मेरे चचा का चेहरा मुतगय्यर हुआ था और आंखें सुर्ख होने लगी। बस भाभी, आगे एक लफ्ज मत कहना। पहली बार मैंने अपने चचा को इतने गुस्से में देखा था। ये कहकर वो फौरन घर से बाहर चला गया। अम्मा की भी रंगत उड़ गई थी। शायद वो चचा के गुस्से से डर गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद खुद ही उसे बुरा भला कहने लगी। मुझे बचपन की बातें याद आने लगी, लेकिन उस वक्त मैं ना समझती, इसीलिए मैंने कभी इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो इसमें हकीकत है, कौन सा राज इसमें पोशीदा है जिससे मैं वाकिफ नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि शायद घर में अम्मा के डर से मुझे चचा सच नहीं बताते हैं, इसीलिए मैं सच जानने के लिए चचा के खेतों में पहुंच गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जब हकीकत मुझ पर आश्कार होगी तो मुझे अपने ही चचा से। मैं दोपहर को ही सहेली के घर जाने का बहाना करके घर से निकली थी। अम्मा मुझे कम ही किसी सहेली के घर जाने देती थी, लेकिन आज मैंने अम्मा से मिन्नत समाजत करके ये कहा था कि मुझे चंद घंटों के लिए अपनी सहेली के घर जाने की इजाजत दे दें। अम्मा मान गई। मैं सीधा खेतों में आई थी ताकि चचा से सच जान सकूं, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि चचा खेतों में नहीं था। इस वक्त दोपहर का वक्त था और गर्मियों के दिन थे, और मैं ज्यादातर लोग काम काज करके अपने घरों को चले जाते थे, फिर शाम तक घर में ही रहते थे। लेकिन चचा पूरी दोपहर के दिन खेतों में गुजारते थे। इस वक्त भी चचा के खेतों में सिवाय चचा के और कोई नहीं था। चचा भी काम कर ही रहे थे, बल्कि मैंने देखा कि चचा कहीं जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे चलने लगी। वो मेरी आमद से बेखबर थे, इसीलिए मैं उनका पीछा करने लगी। मैंने देखा कि चचा काफी दूर जाकर एक कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। मुझे हैरत हुई कि चचा इस वक्त कब्रिस्तान में क्या करने जा रहे हैं। कब्रिस्तान में जाते ही चचा एक कब्र पर जाकर बैठ गए और रोने लगे। मैं वहां खड़ी थी जहां से चचा मुझे नहीं देख सकते थे। मैंने जब कब्र की तख्ती देखी तो किसी खातून की कब्र थी और चचा वहां बैठे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। तो मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। मैं तो तुम्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता था, लेकिन ये सब मेरे नसीब में नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मेरी मोहब्बत की भेंट तुम चढ़ जाओगे, लेकिन मैंने भी तुमसे मोहब्बत और वफा निभाई है। आज तक मैंने कभी किसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। मुझे तो बस उस वक्त का इंतजार है जब मैं इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतना तो समझ गई थी कि शायद चचा किसी से मोहब्बत करते थे और ये उसी लड़की की कब्र थी। चचा ने आंसू पहुंचे और जैसे ही पलटकर मुझे देखा तो फौरन से घबरा से गए। मैंने कहा, चचा मुझे बताएं ये कौन है? तब चचा ने मुझे सारी सच्चाई बताई। कहने लगे, ये लड़की तुम्हारी माँ की खालाजाद थी। तुम्हारी माँ की शादी पर ही ये मुझे अच्छी लगी थी और मैंने भी इसे अच्छा लगने लगा। हम दोनों में मोहब्बत हो गई, लेकिन तुम्हारी वालिदा के खानदान में ये रवाज था कि जहाँ एक बेटी दे दी जाए वहाँ पर खानदान की दूसरी लड़की को नहीं दिया जाता। इस लड़की के 4 भाई थे और बहुत ही सख्त मिजाज थे। मैंने भाभी से बहुत कहा कि वो मेरा रिश्ता मांगे, लेकिन वो इनकार कर देती, कहती कि वो लोग कभी भी रिश्ता नहीं देंगे। लेकिन मैं इसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था। फिर एक खतों किताबत का सिलसिला भी हम दोनों के दरमियान जारी था। वो लड़की भी मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए एक रात में उसे भगाकर अपने गांव ले आया और तुम्हारी माँ को भी नहीं बताया और उससे निकाह कर लिया। फिर उसे घर ले आया। जब तुम्हारी माँ ने ये सब देखा तो रोज पीटने रोने लगी। कहने लगी कि ऐसे भाई तो हम सबको मार डालेंगे। हमारी बिरादरी में कभी किसी ने 2 बेटियां एक खानदान में नहीं ब्याही हैं। मैंने भाभी से कहा कि आप कुछ वक्त तक खामोश रहें, कुछ अरसे बाद सब हमें अपना लेंगे। लेकिन भाभी ने उसके भाइयों को खबर कर दी और उसके भाई यहाँ पर उस लड़की को और मुझे मारने के लिए पहुंच गए। इससे पहले कि वो मुझे मारते, मेरी बीवी मेरे सामने आ गई। गोली मेरी बीवी को लग चुकी थी। उस लड़की के भाई उसे वहां से ले गए। मेरी जान तो बच गई, लेकिन वो मर गई। ये कहकर चचा फूट फूट कर रोने लगे। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ था। मेरे चचा का कोई भी कसूर ना था। एक फरसुदा सी रस्म थी जिसकी खातिर ये तबाही मची थी।